नमस्ते मित्रों। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रोफेशन चाहता है जो नोबेल हो, हाईली सेटिस्फेक्शन उसको मिलता हो, स्मार्ट सैलरी हो। इन तीनों उद्देश्यों से भरपूर कोई एक जॉब है तो वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में पूर्ण करेंगे। पहले भाग में हम योग्यताएं क्या क्या निर्धारित की गई है और इसके लिए क्या प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे। दूसरे भाग में जो इसकी लिखित परीक्षा होती है उसमें एक कॉमन पेपर होता है, उस पर बात करेंगे। और तीसरे भाग में आप जिस विषय के, जिस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम रहता है, उस पर बात करेंगे। तो आइए मित्रों, बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। पहले जिन्हें कॉलेज लेक्चरर कहा जाता था, उन्हें यूजीसी के नियमानुसार राज्य सरकार की अनुमति से अब जो पदनाम दिया गया है वह असिस्टेंट प्रोफेसर है और हिंदी में इन्हें सहायक आचार्य कहते हैं। सहायक आचार्य के लिए आरपीएससी द्वारा वैकेंसी निकलती है और आपकी नियुक्ति कॉलेजेस में होती है। कॉलेजेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही नियुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद में कुछ प्रक्रियाएं और कुछ प्रमोशन के बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और इसी प्रकार से आगे और प्रक्रियाओं से आप प्रोफेसर बनते हैं। यानी कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर कार्यरत रहते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में यदि आपको एंट्री लेनी है तो यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी चयनित हो सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकलती है और प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकलती है। जो कॉलेजेस या कॉलेज एजुकेशन है उनके लिए आरपीएससी द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है और जो यूनिवर्सिटी में वैकेंसी रहती है वह राज्य सरकार की अनुमति से यूनिवर्सिटी स्वयं निकालती है। अब हम बात करते हैं आरपीएससी के द्वारा जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाती है तो क्या क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आपके पास नेट होना चाहिए। नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आप जिस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उस विषय की नेट आपके पास होनी चाहिए। नेट की जब परीक्षा होती है तो जो टॉप रैंक होल्डर होते हैं उस परीक्षा में उन्हें जेआरएफ दी जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके तहत यदि वह विद्यार्थी रिसर्च करता है तो 5 वर्ष तक उन्हें 35,000 प्लस डीए का भुगतान किया जाता है। तो आपके पास नेट जेआरएफ है, बहुत अच्छा। नेट है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेट वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेट राज्य के द्वारा आयोजित की जाने वाला ये टेस्ट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट के साथ ये है कि यदि आप राजस्थान के हैं और राजस्थान सरकार ने सेट आयोजित करवाया और आपने उत्तीर्ण किया है तो आप राज्य यानी कि राजस्थान में वैकेंसी निकलती है तो योग्य है। मध्य प्रदेश में निकलती है तो आप सेट के आधार पर वहां फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि यदि आपने मध्य प्रदेश की सेट कर ली है तो क्या आप राजस्थान में योग्य है? आप उन्हीं शर्तों पर योग्य है कि आपने वह सेट 1 जून 2002 के बाद ना की हो। दूसरा पीएचडी की बात है तो यूजीसी ने यह नियम निकाला है कि 2021 के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी उनमें पीएचडी होना अनिवार्य है। अब ये सब तय तब होगा जब वैकेंसी निकलती है, क्योंकि सरकार के द्वारा जब विज्ञापन निकलता है तो फाइनल नॉर्म्स उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं और ये सारी योग्यताएं जब आपका इंटरव्यू हो, जब साक्षात्कार हो, तब होनी चाहिए आपके पास। इसकी जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षाएं भी होती है। तो लिखित परीक्षा के समय यदि आपके पास ये योग्यता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू से पहले ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो आप साक्षात्कार नहीं दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके पीजी में 55% होने चाहिए।
SC, ST और दिव्यांग के जो प्रतिभागी हैं उनको 5% की इसमें छूट रहती है। और यदि आपने 19 सितंबर 1991 से पहले एमए कर लिए और उसके बाद में आपने पीएचडी कर ली है तो भी आपको 5% की छूट होगी। एक चीज आती है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जिसे GAR कहते हैं। इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों में भ्रांतियां हैं और कई बार ये रहता है कि ये रहेगा, ये हटेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या। जो पूर्व की भर्ती की गई थी उसमें जो चीजें थी वो इस प्रकार से थी कि आपके पास कक्षा 10 या कक्षा 12 दोनों में से किसी एक में 50% अनिवार्य रूप से होने चाहिए। 50 से अधिक आपके अंक हैं और ग्रेस लगा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों में से एक में 50% होना ही चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें भी आपके 50% होने चाहिए और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों को मिलाकर उसका जो औसत है, जो एवरेज है, वो 55% होना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भ्रांति रहती है कि मैंने बीएससी किया और उसके बाद में मैंने एमए कर लिया और एमए वाले सब्जेक्ट में मैंने नेट किया, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा, आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। जब मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ था उस समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी। ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी इनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। विधवा और परित्यक्ता के लिए इसमें कोई आयु सीमा या उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है। दिव्यांग के लिए अलग अलग है। जनरल के लिए 10 वर्ष की छूट है, ओबीसी और एमबीसी के लिए 13 वर्ष की छूट है और वहीं पर एससी एसटी के लिए 15 वर्ष की छूट है। परीक्षा प्रणाली, इसमें 3 पेपर और 1 साक्षात्कार रहता है। जो 3 पेपर होते हैं उनमें पहला और दूसरा प्रश्न पत्र 75-75 अंक के और तीसरा 50 अंक का होता है। कुल मिला के 200 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 24 अंक का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू रहता है। कुल 224 अंकों में से मेरिट। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वह किस प्रकार से की जाएगी, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको परीक्षा इस पेपर की देनी है और इस पेपर में राजस्थान का सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा। इसमें सारे जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है, इसलिए यह पेपर 50 अंक का है और इसमें आपके 2 घंटे समय सीमा है। नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से ये परीक्षा दे रहे हैं तो भी ये पेपर सबके लिए कॉमन रूप से रहता है। फिर आपके 2 विषय आधारित प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा, इसलिए प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 75-75 अंक का होगा। दोनों प्रश्न पत्र मिला के आपके 150 अंक के हो जाएंगे। 3-3 घंटे इन पेपर्स के लिए समय सीमा है और इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। खास बात यह है कि ये पेपर्स ऑनलाइन एग्जाम के रूप में कंप्यूटर पे आपको देने होंगे। फिर इसके बाद में रहता है आपका साक्षात्कार। ये आरपीएससी द्वारा लिया जाता है और ये 24 अंक का होता है। दूसरी तरफ आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 200 अंकों की है। 200 और 24 मिलाकर 224 होते हैं और इसमें से आपकी मेरिट तय की जाएगी। इसलिए खास बात यह है कि जिस विद्यार्थी के लिखित में बहुत अच्छे अंक होंगे उनका सिलेक्शन होना पक्का होता है। तो आपको लिखित पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जो हमारे आगे के वीडियोस हैं उसमें हम सामान्य प्रश्न पत्र है उसकी क्या कार्यप्रणाली है
उसका क्या पाठ्यक्रम है और कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए उस पर बात की गई है। जो एक और वीडियो है उसमें आपके विषयगत हिंदी है और दूसरे अन्य विषय है उनका क्या पाठ्यक्रम है, उनकी किस प्रकार से इकाइयों का विभाजन है, उस पर बात की जाएगी। तो आपसे आग्रह ये करना चाहते हैं कि लक्ष्य जरूर बड़ा है, लेकिन जिन्होंने सही मार्गदर्शन से उचित मेहनत की है उसके लिए कोई राह मुश्किल नहीं है। गिरते हैं सह सवारे मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो, सोचो और मेहनत करो। खास बात ये कहना चाहते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए आप पाठ्यक्रम अनुसार अपने स्वयं के नोट्स बनाएं और भरपूर तैयारी करें। धन्यवाद।